कोरोना वायरस के कारण भारत में प्रवासी मजदूरों की आर्थिक सेहत बहुत ही बुरी स्थिति में गुजर रही है। कोरोना वायरस संकट से पैदा हुई प्रवासी मजदूरों की समस्या 60 वर्षों से शासन करने वाली कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और असंतुलित राज्यों के विकास का नतीजा है। इसलिए मैं अपने इस चैनल में इन प्रवासी मजदूरों की आर्थिक सेहत की चर्चा करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने मित्रों में शेयर करें। भारत में भारत सरकार के आर्थिक बजट का रीढ़ औद्योगिक क्रांति लाने वाले प्रवासी मजदूरों का आर्थिक सेहत दुखद स्थिति में है। हमारे देश में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षा, संरक्षण, विकास के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण आज़ादी के 60 वर्षों से अधिक शासन करने वाली कांग्रेस सरकार की पोल खोल कर रख दी है। अलग अलग राज्यों के प्रवासी मजदूरों का 1500 किलोमीटर दूर अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल जाना कांग्रेस की 60 वर्षों के शासन पर अफसोस हो रही है। विवश ये प्रवासी मजदूरें रुपया पैसा नहीं होने के कारण भूख भी इनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। क्या नगर से महानगर बनाने वाले ये प्रवासी मजदूर यूं ही हमेशा मजबूर, बेबस एवं निसहाय बने रहेंगे? 60 वर्षों से अधिक भारतीय राजनीति में सक्रिय एवं सरकार चलाने वाली कांग्रेस के अधिकतर नेता सिर्फ देश को लूटने, घोटाले एवं मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रही। ये कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के लिए 60 वर्षों में बेमतलब की कई कानून बनाई, लेकिन देश के रीढ़ प्रवासी मजदूरों की कल्याण को लेकर कोई कारगर कानून लेकर नहीं आई। कांग्रेसी सरकार के 60 वर्षों में देश के जितने प्रवासी मजदूर एवं किसान संगठन के नेता रहे, वे सभी कांग्रेसी सरकार की चाटुकारिता में लगे रहे। ये मजदूर संगठन के नेता कांग्रेस सरकार के तलवे एवं उनके द्वारा फेंके गए पैसों से अयाशी की जिंदगी जीते रहे। कांग्रेसी सरकार या वर्तमान भाजपा सरकार प्रवासी मजदूरों के अस्थायी हित की कोई बात नहीं कर रहा है। तभी लोग प्रवासी मजदूरों की घर की वापसी के लिए बसें, रेलवे, ट्रेनों की सुविधा देने की बात कर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। कोई भी प्रवासी मजदूरों के अस्थायी कल्याण की दिशा में कोई तत्काल एक अध्यादेश लाने की बात नहीं कर रहा है। वर्तमान समय में भाजपा सरकार प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाने के कारण मजदूरों की यह हालत है। वर्तमान सरकार को श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनों में कारखाना अधिनियम 1948, 1987
अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 का अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। लॉकडाउन से आय का जरिया खत्म होने, प्रवासी मजदूरों का अपने गांव वापस लौटने के कारण फैक्ट्री मालिकों के साथ ही नेताओं एवं सरकारों की नींद उड़ा दी है। कानून, राज्य सरकारें, मजदूर संगठन, फैक्ट्री मालिकों ने लाचार प्रवासी मजदूरों की रोटी एवं रहने की व्यवस्था न कर इनकी तरफ से मुंह फेर लिए। सरकारी हाकिम के पास भी इन प्रवासी मजदूरों की समस्या सुनने के लिए समय नहीं है। तो फिर ये लाचार मजदूर क्या करें? इसलिए ये प्रवासी मजदूर पूरे देश में भूखे नंगे पैदल चल रहे हैं। इनके सामने मौत नाचती दिखाई दे रही है। ये प्रवासी मजदूर यही सोच रहे हैं, अगर मरना ही है तो अपने गांव, अपनी जन्मधरती, अपनी समाज, अपने परिवार में जाकर मरे। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन हटने के बाद भी फिर काम पर नहीं लौटे तो देश में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में इन मजदूरों का काम शहरों में कौन करेगा एवं फैक्ट्रियों का उत्पादन कैसे होगा? केंद्र सरकार, राज्य, फैक्ट्रियां एवं कंपनियों के मालिक को चिंता सता रही है। अपने घर लौट रहे या लौट चुके प्रवासी मजदूर जब वापस दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता इत्यादि इस महानगरों में मजदूर वापस नहीं आएंगे, उस दिन अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। जिस राज्य से ये मजदूर निकलकर जा रहे हैं वहाँ मजदूरों की कमी हो जाएगी। मजदूरों की कमी से फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होने के कारण डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ेगा और इस तरह फैक्ट्रियों को मजदूरों की कमी के कारण मजदूरों को ज़्यादा मजदूरी देने से लागत मूल्य बढ़ेगा। इस लागत मूल्य के बढ़ने से फैक्ट्रियां निर्मित सामानों के दाम बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी। इस समस्या को लेकर 28 मार्च 2020 के कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने घर की तरफ पैदल ही चल देना, प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक स्थिति जो देखने को मिली वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर देखा और समझा गया। आज भारत में प्रवासी मजदूरों का जो मानविक स्थिति है वो भारत में 60 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस सरकार की पोल खोल रही है। इन प्रवासी मजदूरों की असंगठित होने के कारण उनकी अशिक्षा भी है। आज़ादी के बाद भारतीय उद्योगपतियों की संपत्ति जिस तीव्र रफ्तार से बढ़ी उसी तीव्र रफ्तार से भारतीय प्रवासी मजदूरों की स्थिति खराब होती चली गई। आज प्रवासी मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि प्रतिदिन कमाना, प्रतिदिन खाना की स्थिति में है। अगर एक दिन भी मजदूर को काम नहीं मिल पाता है तो उस दिन उन्हें खाना नसीब नहीं हो पाती है। अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को काम पर रखती है और ऐसे मजदूरों की तादाद 5 से अधिक या उससे ज़्यादा है तो अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 उस कंपनी या फैक्ट्री पर लागू होगा। ये कंपनी एवं फैक्ट्री मालिक सेठ
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 पर लागू न हो, इसके लिए ज़्यादातर कंपनियां इस अधिनियम से बचने के लिए सीधे तौर पर नौकरियां न देकर एजेंसियों या कॉन्ट्रैक्टरों के जरिए प्रवासी मजदूरों की भर्ती कराती, ताकि वो भी इसके दायरे में न आ सके। इस तरह किसी कंपनी में काम करके भी ये अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर उस कंपनी का हिस्सा नहीं बन पाता है। इस तरह इन प्रवासी मजदूरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर अगले 3 वर्षों के लिए मजदूरों के काम करने के घंटों को 8 घंटा से बढ़ाकर 11 घंटा कर दिया है, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाकर 12 घंटा भी किया जा सकता है। हालांकि इस अध्यादेश को केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का मंजूरी मिलना बाकी है। संभावित है उत्तर प्रदेश की इस अध्यादेश की मंजूरी मिलने पर इसका अनुपालन दूसरा राज्य भी इस तरह की अध्यादेश लाने का प्रयास करे। यह बदलाव आगे चलकर श्रमिकों को खतरे में डाल सकती है। वहीं ट्रेड यूनियनों का कहना है कि इस कानून से भारतीय मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मापदंडों का पालन किए बिना कारखानों को चलाने की अनुमति मिल जाएगी। प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के रक्षा के लिए सरकार मजदूर संगठनों के दबाव में इतना अधिक मजदूरों की सुरक्षा एवं शर्तें वाली कानून बना देती है कि उन कानूनों को फैक्ट्री कंपनियों एवं कॉन्ट्रैक्टरों को व्यावहारिक रूप से पालन करना संभव नहीं हो पाता है। कानून का अनुपालन या तो होता ही नहीं है या होता भी है तो मात्र 25% सुविधा एवं शर्तें ही लागू कर पाते हैं। कोरोना वायरस जैसे महामारी में प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए भारत सरकार को उनके सुरक्षा संरक्षण विकास के लिए तत्काल मजदूरों को रात्रि विश्राम भवन अनिवार्य शर्तों के साथ एक अध्यादेश लानी चाहिए। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों से या वैसे मजदूर जो अपने ही राज्य में निवास स्थान से 2 से 300 किलोमीटर की दूरी के स्थानों पर स्थित फैक्ट्रियां अपने यहाँ कार्य कराती है तो उसे भी प्रवासी मजदूर माना जाएगा। वैसे प्रवासी मजदूरों से काम कराने के लिए फैक्ट्रियों के लिए 5 शर्तें अनिवार्य होनी चाहिए। प्रथम शर्त, फैक्ट्रियां अपने यहाँ किसी प्रवासी मजदूर को सीधे तौर पर या एजेंसियों या कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा एक भी प्रवासी मजदूर को भर्ती करती है तो वह भर्तियां कितनी ही महीनों का हो, वैसे प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम कराने के लिए प्रवासी मजदूरों को सिर्फ रात्रि विश्राम स्थान की सुविधा देती है तो ऐसे मजदूरों से दिन में सिर्फ 8 घंटा ही काम करा सकती है। काम करने वाले मजदूरों को रात्रि विश्राम स्थान की व्यवस्था अनिवार्य होगी। दूसरा शर्त, वैसे फैक्ट्रियां जो मजदूरों को रात्रि विश्राम स्थान की सुविधा देगी, साथ ही दिन रात को मिलाकर 2 बार खाना, 2 बार नाश्ता एवं मेडिकल सुविधा देती है तो ऐसे मजदूरों से 10 घंटा काम फैक्ट्रियां करा सकती है।
रात्रि विश्राम स्थान देना अनिवार्य होगी। तीसरा शर्त, भारत सरकार फैक्ट्रियों के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च करे जिसके माध्यम से फैक्ट्रियां प्रवासी मजदूरों को रखने के पहले प्रवासी मजदूरों के आधार कार्ड से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर फैक्ट्रियां प्रवासी मजदूरों का पूरा बायोडाटा अपने वेबसाइट में डाले। चौथा शर्त, भारत सरकार फैक्ट्रियों से प्रत्येक प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के रूप में 1,000 रुपया निर्धारित करे। प्रवासी मजदूर ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन के बिना मजदूरों से काम कराने वाली फैक्ट्रियों से प्रति मजदूर 1 लाख आर्थिक दंड देने का प्रावधान करे। पांचवा शर्त, इन शर्तों के साथ भारत सरकार के प्रवासी मजदूर ऐप से फैक्ट्रियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने पर एक क्लिक से भारत सरकार को मालूम चल जाएगा कि किस राज्य के प्रवासी मजदूर किस राज्य के वार्ड, प्रखंड, जिला में और किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इस तरह से प्रवासी मजदूरों का सुरक्षा, संरक्षण, विकास हो पाएगी। इसलिए भारत सरकार को छोटे लघु फैक्ट्रियों के लिए एक प्रयोग के तौर पर इन 5 शर्तों पर आधारित मात्र 2-3 वर्षों के लिए एक अध्यादेश लानी चाहिए।